अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एन न्यूज़ पर प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। और आज के प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा। हम बचपन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनते रहे। रेडियो मुल्तान से भी रोही थल दामान का एक हम नाम सुनते रहे। रोही हमने देखी, थल भी हमें मालूम है, दामान चूँकि हमसे थोड़ा फ़ासले पर था, लिहाज़ा हम दामान से बहुत अरसा तक लाइल्म रहे। हमें दामान के शायरों के साथ, दामान के कलमकारों के साथ, उस खित्ते के साथ जिसे डेरा इस्माइल ख़ान जिसको जो बेस करता है, और डेरा इस्माइल ख़ान बुनियादी तौर पर केपीके में है। सो हम शायद इस वजह से भी एक तंज़ीम ने ये काम किया, उसने मुल्तान और डेरा इस्माइल ख़ान के दोस्तों को आपस में मिलवाने का एहतमाम किया। और वीर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बसीर अमन प्रोग्राम किया, और बुनियादी तौर पर अमन के फ़रोग़ के लिए ये प्रोग्राम, जिसमें ये कोशिश की गई कि इस इलाके में अमन के फ़रोग़ के लिए कल्चर और लिटरेचर को बुनियाद बनाया जाए। और कल्चर, लिटरेचर बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें हम फ़रोग़ अमन के लिए काम करते हैं, जिनके ज़रिए, और उसमें फ़नकारों ने मौसीकी के ज़रिए या अपनी तहरीरों के ज़रिए या अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए या अपनी सकाफ़त के ज़रिए, और दीगर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके ज़रिए अमन को और मोहब्बत को आम करना होता है। सो ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया डेरा इस्माइल ख़ान से फ़हीम इकबाल साहब ने। फ़हीम इकबाल साहब ने जब इसको लॉन्च किया तो उसमें उन्हें मुश्किलात भी पेश आईं। हमारे साथ आज फ़हीम इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। आपको खुशामदीद कहता हूँ मुल्तान में भी। और मैं हमारे साथ जो फ़हीम साहब के बाद हमारे एक और मेहमान हैं, जो जिनका शोबा तालीम से ताल्लुक़ है, तहकीक से ताल्लुक़ है, अफ़साने से ताल्लुक़ है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। हमारे अगले मेहमान हबीब मोहाना साहब। हबीब मोहाना साहब भी मुल्तान आए फ़हीम साहब के साथ। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। क्या हाल है आपके? खैरियत बिल्कुल से हैं? ठीक-ठाक। खुशामदीद जनाब। हबीब साहब की किताबें हैं, उनके साथ हम इस पर बात करेंगे। और उसके बाद हमारे साथ एक और मेहमान, हम इन सब के साथ बात करेंगे, अमन पर भी, डेरा इस्माइल ख़ान के कल्चर पर भी, मुल्तान और डेरा इस्माइल ख़ान के दरमियान जो राब्ता इन्होंने शुरू किया उस पर भी। और जो एक तीसरा मेहमान है हमारा, वो एक शायर है। और शायर धरती की आवाज़ होता है, शायर खित्ते की आवाज़ होता है, शायर की आवाज़ में लोगों की आवाज़ शामिल होती है। मखमूर कलंदरी नाम है। अस्सलाम वालेकुम मखमूर साहब। वालेकुम सलाम मखमूर सही। साहब भी उनकी किताबें शाये भी हो चुकी हैं, मज़ीद कुछ बहुत सारे काम कर रहे हैं, नस्र में भी कर रहे हैं। शायरी तो उनकी जब हम आपको आज सुनवाएँगे तो कैसे दरियाए सिंध के किनारे बैठकर किस तरह उन्होंने अमन की बात की, और एक ऐसे खित्ते में जहाँ दहशतगर्दी थी, जहाँ फ़िरकावारियत थी, जहाँ लोगों को कत्ल किया जाता था, वहाँ से ये गुफ्तगू कैसे शुरू हुई। हम गुफ्तगू का आगाज़ फ़हीम साहब से करेंगे, और फ़हीम साहब से ये पूछेंगे कि फ़हीम साहब, आपने 1999 में शुरू किया ये प्रोजेक्ट, और बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है अमन के लिए काम किया, लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान में आपने जब लोगों के लिए अमन की बात की, वो ज़माना 99 का ज़माना ख़ासा तल्ख़ ज़माना है, ख़ासा खौफ़ व हरास वाला ज़माना है। वो एक ऐसा ज़माना है और कि जब उरूज पर थीं बहुत सी नफ़रतें, और उसके दरमियान अगर कोई आवाज़ बुलंद करे, और फिर एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। डेरा इस्माइल ख़ान में ख़वातीन के लिए काम करना, ख़वातीन को ये कहना कि आप अपने हक़ के लिए आएँ। कैसा क्या मुश्किलात थी? कैसे ये आइडिया आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो एन न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ
कि उन्होंने आज हमें मौका दिया मुल्तान में बात करने का। आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियत से और आज ये प्रोग्राम करने के लिए हमें बुलाया। वीर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इलाका दमान जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ से ये इमर्ज हुई, वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जो हमारा दमान का जो एरिया डी खान 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हमारा दमान का एरिया है, दूसरा जो इंडस से लेकर जो दरिया सिंध के साथ का जो एरिया है वो है। जो दमान है ये जो हमारा कोह सुलेमान है, इसके साथ का जो पहाड़ का जो एरिया, इससे जो इसके जो फुट जिसको हम कहते हैं हिल के साथ का जो एरिया है, इसको बेसिकली दमान कहते हैं। और दमान की बहुत सारी महरूमियाँ के वहाँ पे पीने के पानी के मसाइल, इसके अलावा जो गुर्बत है वो वहाँ पे बहुत थी। 99 में जब मैंने स्टार्ट किया इसको, उस वक़्त इलाके में अमन था, लेकिन महरूमियाँ बहुत थी, गुर्बत बहुत थी और लोगों की उन तक पहुँच नहीं थी। जैसे तालीम थी, सेहत थी, रोड कच्चे थे, बहुत सारे मसाइल थे। तो वहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया कि जी मैं उन गरीब जो लोग हैं जो जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे, तो हमने वहाँ से इसको स्टार्ट लिया। तालीम पे पहले काम किया और स्पेशली वो बच्चियों के लिए काम स्टार्ट किया हमने। बच्चे भी उसमें लड़के भी उसमें शामिल थे। तो ओवर द टाइम वो टाइम 10 साल उस पे लगे कि वो स्कूल इस्टेब्लिश हों, बच्चे वहाँ पे हैं, ख़वातीन वहाँ पे हैं। लेकिन इस दौरान ओवरऑल इलाके में अमन था, लेकिन जो वहाँ के पावरफुल जो लोग थे या जो ये नहीं चाहते थे, जो इसमें थे कि इनको तालीम नहीं देनी चाहिए, उनकी एक रेजिस्टेंस मौजूद थी। लेकिन उनके साथ बैठ के उसको मामलात को हल करना, उनको भी मोटिवेट करना कि जी वो भी आएँ और इस मसले को समझने की कोशिश करें। तो उसमें हमारे जो बड़े थे, जो हमारे वहाँ के स्टेक होल्डर थे, उनकी भी काफ़ी हमारे साथ एक हेल्प रही और उन्होंने काफ़ी तावन किया उस हवाले से कि ताकि हम ईसा को अपने ट्रैक पे डाल सकें। मैं एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से हमारे साथ हबीब मोहाना साहब बैठे हैं। अच्छा हबीब मोहाना साहब, आपने एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट हैं। जैसे फ़हीम साहब ने बताया कि वहाँ जो ताकतवर लोग हैं, उनकी जानिब से एजुकेशन में रेजिस्टेंस है और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब एक उस्ताद की हैसियत से आपके क्या तजुर्बात हैं इस हवाले? वो इस तरह है कि मतलब सबसे पहले जो है ना वहाँ पर पहुँचने का मसला है। स्कूल जो है वो दूर-दराज़ जो इलाकों में है वहाँ पहले तो सड़क नहीं है। तो ना तो उस्ताद वहाँ पर पहुँच सकते हैं आसानी से और बाज़ जो बच्चे हैं वो भी नहीं पहुँच सकते। मसलन जो हाई स्कूल होता है वो तकरीबन 20-15 देहातों के लिए इकट्ठा बनाते हैं। तो वो लड़के जो दूर से आते हैं उनके लिए पहुँचना मुश्किल है क्योंकि रोड वहाँ पर या तो नहीं है या कच्चे हैं। तो बारिश के दिनों में तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर ये है कि जहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ सहूलियात की बहुत कमी है। मसलन बिजली बाज़ देहातों में नहीं है, तो फिर स्कूलों में कैसे होगी? पीने के पानी का जो मसला है, उसकी वजह से भी स्कूल पर असर पड़ता है क्योंकि अगर पीने का पानी ना हो, बिजली ना हो, रास्ता ठीक ना हो, तो वो मतलब ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा? तो स्कूल मतलब चलने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मतलब हवा में तो नहीं चल सकती ना, ये तो रियलिटीज़ हैं, इनको ठीक करें। तो हमारे लोग जो हैं वो तालीम में दिलचस्पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होंगे जो मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, लेकिन अक्सरियत जो है वो पढ़ाना चाहते हैं। तो अब इन चीज़ों को सही किया जाए ताकि बच्चे जो हैं अमन के साथ, सुकून के साथ तालीम हासिल करें। मैं मखमूर साहब से बात करूँगा इस बारे में ना। मखमूर साहब, आपका जिस इलाके से ताल्लुक़ है, आपने भी तालीम हासिल की और आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? कहाँ स्कूलिंग थी? कैसे था? क्या करते थे? सर मेरे वालिद साहब दी ट्रांसफर थी बचपन च ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਕਬਾਇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ मतलब उत्था पढ़ते हैं तो उत्था उत्थों का इवें हाल है सर कि पूरे
मतलब मिरन शाह एक तुस ये समझो कि एक जिला को समझो, जिले के बराबर इतनी आबादी है। उतना ही हाई स्कूल है पूरे मिरन शाह, तो वो हाई स्कूल भी मतलब जरा स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, यानी कि जरा मतलब मयार है वो बहुत वो है लो है। ਤੁਹਾਡੇ घर तो कितना दूर आई हो? वो तो सारे घर को तकरीबन तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर के फासले ते हो सी। वो एक पट्टी है यानी कॉलेज यान स्कूल यान और वो हिको स्कूल है। अच्छा वला प्राइमरी स्कूल उथा कोनन, वो हिको हाई भी है, मिडल ही है, प्राइमरी भी है। प्राइमरी सब कुछ हुआ जी है? हाँ सब कुछ हुआ है। ते उथा अच्छा सारे जेरे दमान दे हवाले नाल मैं गाल करा, डरस्मिल खान दे हवाले नाल गाल करा, तो डरस्मिल खान शहर दे अंदर ता मतलब है कि ऊ दौर दे पाकिस्तान बनने को पहले दे भी स्कूल मौजूद हैं। इस्लामिया स्कूल है, नंबर 1 स्कूल है, बैई में कोई स्कूल हैं। अच्छा वाला जेरे उन्होंने मतलब है जेरे छोड़े हुए झइयान कुछ उन्होंने को वाला बाद यानी कि तालीमी ऊ वेले भी डेरे दे भी शहर दे विच पढ़े, लेकिन देहात जिमें ऊ वेले है आज भी उथा ही खड़ा है। जेरे शहरी जितनी आबादी फर्ज की था एक शहर दी आबादी अगर 100 घर है तो हुण उथा 50 बच्चे खड़े हैं, 40 बच्चे खड़े हैं, तो यानी कि उथू आबादी एक दाद गरा दाद है। पानी के हवाले नाल असा कोई में उथा मतलब गए हैं डिठा सही उणी दे इलाके हैं, फहीम साहब उणी दा इलाका और इतना बहुत जरूरत है शायद ही जरा काम करे ने इन पानी दे बहुत सारा काम किया वीर डेवलपमेंट। अच्छा वो सार मतलब है उथा आज भी बहुत सारे इो जहाँ इलाके हैं जितना आज भी बिल्कुल जिमें सही उणी आदे पैन ना ये बहु उथू दी बहु यानी कि वड्डी हिक ओ है कि आखसू मतलब जरूरत है। जी हाँ जेरी उथू दे लोगों वास्ते बहुत जरूरी है। उथा मतलब जेरे त्रेमतियां हन ओ 3-3 4-4 किलोमीटर सिर ते घड़े चा के पानी भरण वेंदे ते जरा पानी होंदा आई ओ मतलब बारिश दा जमा थिया होया डूंबदा पानी जिथों जानवर पींदा पे, जिथों बंदा पींदा पे, जिथों मतलब उथा वाला पढ़ाई दा ता मतलब तुस आप अंदाजा लो के ही हो सी। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੇ जी हाँ रोही च भी जी जी रोही यो में सूरत डिठी है हाल है। बिल्कुल ही में ऐसा। फ़हीम साहब इसमें से कैसे जब आपने काम शुरू किया ये मुश्किलात इन्होंने बताई, प्रॉब्लम्स बताए, अब क्या तब्दीली आ चुकी है? अब किस हद तक आप ये समझते हैं कि आपने अचीवमेंट्स की हासिल? जी, अगर 20 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब काफ़ी तब्दीली है और उसमें बहुत सारे डोनर्स आए जिनको हमने इनवाइट किया, उन्होंने दमान के इलाके में काम किया। स्पेशली एजुकेशन पे बहुत काम हुआ। जिन स्कूलों में जिन देहातों में पहले स्कूल नहीं थे अब वहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश हो चुके हैं। जिनके कोई रोड्स पहले नहीं थे, बिल्कुल कोई गाड़ी भी नहीं जाती थी, वो भी किए। जैसे अभी साहब बता रहे थे, शुरू में हम जो साथ नियरेस्ट टाउन होता था वहाँ से टीचर्स को अपॉइंट करते थे और वो एक गाड़ी लेकर जाती थी, हर स्कूल के ऊपर उनको ड्रॉप कर दी थी। लेकिन वो एक स्ट्रगल रही। उसके बाद तकरीबन 5000 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक की वहाँ पे उन लड़कियों ने, और फिर वही अपने ही देहातों में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स भर्ती हुई, कुछ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इस्टेब्लिश करके दिए। उसमें बहुत सारे हमारे जो डोनर्स थे उसमें स्विस गवर्नमेंट का काफ़ी तावन था, उन्होंने काफ़ी फंडिंग की इस हवाले से जी। साथ साथ फिर जो पीने के पानी के मसाइल थे, ज़राअत के थे, दमान के जो टिपिकल मसाइल है, लाइफ स्टॉक है, उसके ऊपर काफ़ी काम किया क्योंकि जहाँ पे इंसान के पीने का पानी ना हो वहाँ पे जानवर, तो फिर उसके लिए जैसे रोई में आप तालाब बनाते हैं तो वहाँ पर फिर लाइफ स्टॉक के लिए अलहदा से वो बनाया। और साथ साथ जो हमारा जो रोतकोई का जो सिस्टम है, निज़ाम है, जो कि पहाड़ों से पानी आता है और लोग उसको इंटरसेप्ट करके और फिर फील्ड में लगाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी काम किया ताकि उसको हम मैनेज कर सकें। क्योंकि ये हमारा जो डी ए खान का रोतकोई सिस्टम है ये डॉक्यूमेंटेड है, इसको कुलियात हैं, रिवाजात आबपाशी कहते हैं। तो वाहिद एक डी ए खान ही डिस्ट्रिक्ट है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर होता है रोतकोई का। ये पोस्ट और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। तो उसका काम ही यही था कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिल के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, स्पेशली कि वो जो कुलियात हैं, रिवाजात हैं आबपाशी उनको, उसमें हमसे जो कोशिश हुई कि हम उसको रिवाइव करें, उसको इन द ट्रू सेंस वहाँ पे हम एस्टेब्लिश करें, लगाएं, ताकि वो एक मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो इस हवाले से बहुत सारे देहातों को पानी भी पहुँचाया। और आज अगर 20 साल बाद हम देखते हैं तो जहाँ पे पहले एक बच्ची को एजुकेशन नहीं मिलती थी, अब वहाँ पे स्कूल मौजूद हैं।
गवर्नमेंट ने फिर उनको टेक ओवर किया। साथ साथ पहले सेहत के बहुत मसाइल थे, लेकिन आज तकरीबन हर देहात में या जो यूनियन कौंसिल की सतह पे है, हॉस्पिटल्स बहुत सारे मसाइल जो हैं। फंक्शनल हैं, क्योंकि इसमें मदर एंड चाइल्ड पे काफ़ी काम किया इदारे ने। इसी तरह से बहुत से TBAs को ट्रेन किया, लाइफ स्टॉक वर्कर को ट्रेन किया, ताकि डोर स्टेप के ऊपर लोग वहाँ पे मौजूद हों। तो आपके ओवर द साथ जी तो ओवर आपके साथ मैं अभी आकर एक वक्फ़ा हमने लेना है। हम वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, और फिर हम लिटरेचर और कल्चर और वहाँ से बाकी चीज़ें जो हैं दरिया के साथ साथ। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े पर जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी बहुत सी और दिलचस्प गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। कुछ देर के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं, वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ।
फ़हीम साहब के साथ गुफ्तगू जारी थी। जी फ़हीम साहब, आप बता रहे थे कि जो चेंजेस आई इसके बाद जो बेहतरी हुई, क्योंकि 20 ईयर्स बैक जब हम देखते हैं तो उस वक्त ख़वातीन की जो मूवमेंट थी वहाँ पे एक देहात से दूसरे देहात जाना या सिटी की तरफ आना, वो इतना आसान नहीं था। ओवर द पीरियड लोगों में एक शऊर भी आया, उन्होंने इस एहसास को भी देखा कि ख़वातीन भी हमारे साथ शाना बशाना, उनको भी आना चाहिए। फिर 2010 में जिस वक़्त हालात कुछ ख़राब हो गए, उसमें हमारे जो नियरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हुए, तो उसकी वजह से TDPs, IDPs जी खान है, फिर फ्लड आ गया उस दौरान। तो इन सारी चीज़ों ने लोगों को इकट्ठा भी किया, क्योंकि हर एक चीज़ के नुकसानात भी होते हैं और फ़ायदे भी। तो जो डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफ़ात हैं, उन्होंने जानी नुकसान भी किया, बहुत मसाइल भी पैदा किए, लेकिन एक उसका ये हुआ कि जो हमारे दोनों कल्चर थे ये एक दूसरे के साथ मिले। जो हमारे भाई और बहनें जो मतलब इससे आए, डिस्ट्रिक्ट जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो जनूबी वज़ीरिस्तान से और इन एरिया से, और जब ये खान में आए, इन्होंने उनकी मेज़बानी की, तो वो जो एक दूरी थी वो उससे हटी, वो जो एक दूसरे से खौफ था, डर था, वो कम हुआ। और वो फिर मिल के जब दोनों का एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारी बच्चियों की तालीम का और जो ख़वातीन की मूवमेंट का। उसके बाद अगर आप 20 साल बाद देखें आप, तो DA खान में वो सिचुएशन नहीं है जो कि आज से 20 साल पहले थी। डेफिनेटली उसमें मुख्तलिफ डोनर्स है और भी इदारे हैं, उन्होंने भी अपना उसमें काम किया, मीडिया ने भी अपना काम किया, पॉलिटिशियंस ने उसमें अपना हिस्सा डाला, तो ओवरऑल कम्युनिटी ने, लिखारियों ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। तो सब कलेक्टिव एक्टिव जो एक्ट हुए वहाँ पे या जो काम हुए, तो उससे वो बहुत बड़ी चेंज आई। चेंज आई। हबीब मौलाना साहब, दहशतगर्दी शुरू हो गई और जो बता रहे हैं जब तालिबानाइजेशन शुरू हुई, TTP का अमल दखल शुरू हुआ, उसके बाद किलिंग्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो उसमें आपका लिटरेचर के साथ भी ताल्लुक़ है, आप अफ़साने भी लिखते हैं। अच्छा, वो उसने आपके लिटरेचर पर क्या असरात मुरतब किए? उससे पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफ़रेंशिएट करेंगे? सराइकी में भी, उर्दू में भी, दोनों। सही। तो ये जो हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी की लहर आई पूरे पाकिस्तान में, और जो DA खान था मतलब वो ज़्यादा उसकी ज़द में रहा है, तो इसने हमारे लिटरेचर को मुतासिर किया, उर्दू सराइकी दोनों को। और ख़ासकर DA खान में तो बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी छाप है, और जो हमारे शोरा कराम हैं और लिखारी हैं, उन्होंने भरपूर इसको इस मसले पर लिखा, और लोगों को जो दर्द है उसके बारे में लिखा, उन मसलों को उजागर किया। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं उस तहरीक से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। मतलब जो मसला तो है, लेकिन वो जो कुछ ज़्यादा मैसेज वाली बात है वो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि नेचुरली मैं मतलब वो दूसरे इससे ताल्लुक़ रखता हूँ कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो जो हमारे अदब बराए अदब, तो जो हमारे मसले जो मुस्तकिल हैं, जो यूनिवर्सल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मैं लिखता हूँ। और वो हमारा कल्चर है, हमारे सोशल प्रॉब्लम है, हमारी जो देहाती ज़िंदगी है, दमान की ज़िंदगी जो है उसके अंदर बड़ी खूबसूरती है, मसाइल, चीज़ें वो अपनी जगह पर हैं, और उनको हम रोमांटिसाइज़ भी नहीं करते, मिस्टिफाई भी नहीं करते। तो उन मसलों को भी हम साथ लाते हैं, और साथ हमारे कल्चर की जो ताकत है, पावर है, और उसकी जो तारीख़ है और उसमें जो खूबसूरती है, मेरे नावलों में और अफ़सानों में यही चीज़ है। ज़िंदगी से क्यों नहीं आपने जोड़ा? हालांकि लिटरेचर तो ज़िंदगी का अक्स होता है। एक शायर है, एक लिखारी है, एक कलमकार है, वो अपने इर्द गिर्द से तो मुतासर होता है, और जब वो मुतासर होता है तो उसकी तहरीरों में उसका अक्स तो मौजूद होता है। तो वो आपकी तहरीरों में क्या वो अक्स नहीं है? तो फिर आप ये तो ना कहें ना कि आप अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए अदब की तहरीक से वाबस्ता हैं, अदब बराए ज़िंदगी से नहीं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अदब बराए ज़िंदगी तो होगा फिर वो? हाँ, लेकिन उसमें यह है कि अदब बराए ज़िंदगी जो है, असल में तो पॉलिटिकल नारे हैं जिन्होंने इनको तकसीम कर दिया, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी को। एक को कहा गया कि ये तरक्की पसंदों का नारा है, दूसरे को कह दिया गया कि शायद ये रिजत पसंदों का नारा है। बुनियादी तो फ़र्क ये हुआ, लेकिन अदब को हम ज़िंदगी से अगर अलग कर दें तो वो कैसा होगा? नहीं,
अदब मतलब जो दोनों हैं वो जिंदगी से रिलेटेड हैं, क्योंकि अदब है तो जिंदगी के बारे में ना, के बारे में, जिंदगी को, लोगों को, कल्चर को, इनको निकाल तो नहीं सकते। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ इश्यूज होते हैं वक्ती इश्यूज पर मैं नहीं लिखता। हाँ, हंगामी वक्ती इश्यूज पर मैं नहीं लिखता। वो जो हमारे अपने मसले हैं, देरपा मसाइल हैं, औरत मर्द का जो ताल्लुक है जिसमें मतलब मसावात कैसे आएगी, या एक बड़े और गरीब की जंग है, मतलब वो चीजें तो हैं, लेकिन वो जो एक छोटा सा वक्ती मसला होता है उस पर मैं नहीं लिखता। हाँ, वो हंगामी, वो तो एक सहाफ़ती किस्म की शायरी हो जाती है। जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रोज़ाना एक नज़्म लिखते थे अपने अखबार में, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैं मखमूर कलंदरी साहब की तरफ आऊँगा, और मखमूर कलंदरी साहब की शायरी तो हंगामी तो नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो हंगामी है, लेकिन वो आज की आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है कि जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। मखमूर साहब, आपने शायरी के अलावा जो काम आप कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान की बात कर रहे थे, और चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई गाल थी? शायरी ते मैं थोड़ी जी गुफ्तगू करे सा कि शायरी है क्या। सर मेरे ख्याल जरा ना खुदा ने सारे 4 चधारों शायरी खिंडा रखी है। अच्छा, शऊर दी आँख बेदार थींदी है, ये कें पहाड़ च आ गिदा, कें पखड़ू च आ गिदा, कें दरिया च आ गिदा, यानी कि जेरा जेश को देखदा है, जेरा जेश को सुझणेंदा है, वो कुछ चाहता है। ठीक है सर। अच्छा, सारी जेरी शायरी दी डिमांड है वो सिर्फ फितरत पूरी कर सकती है। वो किवें? शायरी दी डिमांड है सर रिदम, शायरी दी जेरी जरूरत है वो रिदम है। शायरी दी जरूरत है वुसत, शायरी दी जरूरत है रिदम, वुसत ते हुस्न। ठीक है सर जी। हुण तुसां देखो कि असां पहले रिदम को गिनने हैं। फितरत अगर अस रिदम को देखसूं तो दरिया एक रिदम विच वहंदा पिया, हवा एक रिदम विच चलदी खड़ी है, परिंदा पार एक रिदम विच मरंदा पिया, उनकी बोली रिदम विच है। ठीक है सर जी। यानी कि जितने भी रिदम इन फितरत विच हैं। अच्छा, पानी दा जरा आवाज ही है वो भी एक रिदम विच है। जितनी भी यानी कि फितरत है पूरी जमीन एक रिदम विच फिरकदी खड़ी, दिल एक रिदम विच धड़कदा पिया, यानी फितरत रक्स ही है। शायरी की जरूरत रक्स है, रिदम है। नंबर 2 हुस्न है। हुस्न है कि तुसा कहीं परिंदे को देखो, तुसा एक लाली गिन गिनो, एक चिड़ी गिन गिनो, खुदा ने उनके कितने रंग पाते हैं। उनका हुस्न जरा है वो मतलब ये है कि वो एक मासूम जई खूबसूरत जई सोहनी चूं झाली निक्के पैरां वाली कोई मतलब परिंदा है, ये उनका हुस्न है। उनकी वुसत है कि उनके कई रंग हैं, भला उनदियां कई किस्म है। ठीक है सर जी। अच्छा, इतना मतलब है तुसा ये देखो। अच्छा, इनके को अलावा ही बहुत सारे मिसालन मैं टाइम क्योंकि अच्छा बई जरी है सर वो ये है कि वुसत। अच्छा, एडू ही थी थी गया हुस्न ते बई ही शय मैं जरी आप मतलब इन ऐड करे सा वो है बेतरतीबी। ठीक है, जरी फितरत है जरी शायर दे अंदर होंदी है वो क्योंकि वो नेचर नाल जुड़ा होया इवें तुसा देखो पहाड़ विच कोई तरतीब कोनी, तारां दी कोई तरतीब कोनी, रिज़्क तक दी कोई तरतीब कोनी, लेकिन बेतरतीबी च एक अपनी तरतीब मौजूद है। तरतीब है जी हाँ। मतलब उहदे विच क्योंकि उथा शय को अल्लाह सही रखा है जिथा उनकी जरूरत आई। वो तरतीब को नहीं डिठा, पहाड़ उन्हें उथा रखा जिथा उनकी जरूरत आई, दरख्त उन्हें उथा ही रखा जिथा उनकी जरूरत आई। इवें वास्ते उनकी तरतीब। अच्छा, इवें शायर दे अंदर वो बेतरतीबी रह वेंदी है, उनका कोई टाइम ना हो सी, उठण दा टाइम ना हो सी, सम्मण दा टाइम ना हो सी, मतलब वो ही किंदे कोल हट्टा वदा हो सी। वो जेरे बई असल विच वो अपनी तरतीब विच होंदा है। वो जेरे बई नाल इनू वाले हुंदा है वो तरतीब नाल वो उनदे नाल जुड़ा होया कोनी जिवें बे लोग चलदे पे। अच्छा, तुसा वो सवाल सर मैं एक कीता ही सवाल दोबारा कर गिनसू, कोई नज़म सुनाओ वल अगे चल। ठीक है नाम, क्योंकि मैं सर मेरी अच्छा मेरी जरी किताब है त्रिश उनदे वाले नाल है कि मैं उनदे जी थीम कीता है कि मैं अपनी अंदर दी जरी त्रे है ना वो मैं विस्मावण निकदा उनदे उन किताब विच उनदे मैं मतलब सावण दो वहना सावण को आदा है जरी मेरे अंदर त्रे है जरी तृष्णा है तुम को विस्मार है। उनदे मतलब मेरे नज़मां बहुत सारियां नज़मां मतलब ई सावण सावण आदे नहीं जरी ए जरी तेरी अंदर दी त्रे है ना एक कोई खूह विस्मे सी
भला मैं खुद गल ते मान के हकला मरदा मैं को आदा मेरे अंदर दी ते ओ आदा मेरा काम नहीं ई मतलब खुद है जांदे कूकणी आइन जांदे खूह नाल जिवें कूक थी गई खूह दी या खूह दे टाली थी गई खूह दे मतलब नांग थी गई या खूह दा दे थी गया या जेरे मतलब वो सारे जितने भी एशियां हैं ये मैं धरती नाल मतलब अपने वसेब नाल जुड़े हुए सारे मतलब इस्तियारे इस्तेमाल कीते न मकामी आदमी दा इस्तियारा में मकामी परिंदे च कीता अपनी शायरी। अच्छा भला अंत मतलब है ओ उंदी जेरी त्रे है ओ क्या दरबार ते वन के विसमदी उंदे विच कुछ ओ हिन के सर सावण दी त्रे विच मैं कोई लेना जनाब दे हजूर के पतरे पुसा के बेर दे रेतड़ ते किण मिल लावणी क्या तस बुझे सी सावणी पतरे पुसा के बेर दे रेतड़ ते किण मिल लावणी क्या तस बुझे सी सावणी हाँ विच बला दे हब सी अंदर दी त्रे विस्मावणी क्या तस बुझे सी सावणी। और सर ये शेर देख सो के नैना छिड़ी मल्हार वो नैना छिड़ी मल्हार वो मन मूंज दीपक गावणी क्या तस बुझे सी सावणी कोठे ते मर गई शाम तई कां कां करें दी कावणी क्या तस बुझे सी सावणी। और सीने उभर दी धूड़ वो क्या खूह ते वन तुरकावणी क्या ए जले खूह दो वाला मतलब शायर वंदा पे वाला खूह ते गियो खूह दे गल ते पूरे जोर दी हक्कल मारी त्रे विस मारे खूह भी मैं को पूरे जोर दी हक्कल मार के बलदा आखिया त्रे विस मारे त्रे विस मारे त्रे विस मारे मैं भी तसा खूह भी तसा तसी खूह दी लाली खूह दे गल दी टाली तसी तसी खूह दी परी खूह दी बुएड़ तसी बुएड़ आखिर बोली मैं ता तसी रोह भी तसा खूह दे वांगू रोही तसी ई भोए दा जिस्म दमान अंदर थाले थाली थाले तेरे आंगू इतनी तृष्णा कौन बुझावे वन के दुल दरिया ते वन। अच्छा ई खूह दे विच वाला कुकड़ियां बहुत सारा मतलब हर सीन फी तकरीबन कुछ शियां हैं मतलब जिवें गजल नाज़म या वगैरह वगैरह मुसद्दा हर शायद थोड़े मैं मतलब वो कीता है वाला दरिया है वाला धमाला है मतलब इवें वो सारी जेरी मेरी शायरी दा जेरी हुण वाली किताब दा थीम है ओ ए है। मैं दरिया दी गाल तुसी कीती मैं फहीम साहब दे नाल दरिया दी गाल करने असीं कि डेरा इस्माइल खान सिंधु साईं शेर दरिया और दरिया दी वुसत दी गाल जिहड़ी मखमूर साहब करेंदे पे हन दरिया दी वुसत ख़त्म थींदी पई है दरियावां दे उत्ते ओ रवानी नहीं रही पानी दा एक बहरान है एक प्यास है जिहड़ी दरिया खुश्क करेंदी पई है सतलुज ख़त्म थी गया चिनाब दे विच ओ रवानी नहीं रही रावी जिहड़ा है वो खुश्क थी गया। आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि दरियाए सिंध जो है वो आपने कैसा देखा और अब कैसा है जो डेरा इस्माइल खान की पहचान है। सर अभी कलंदरी साहब जो बात कर रहे थे बेतरतीबी की, एक कुदरत की बेतरतीबी और एक इंसान की बेतरतीबी है। जब इंसान बेतरतीब काम करेगा तो उसका नतीजा यही निकलेगा। ये दरिया सिंध जो किसी ज़माने में एक डे खान का बल्कि पूरे खिते का एक हुस्न था जिसके साथ बहुत सारी कहानियाँ वाबस्ता थी, एक खूबसूरती थी, एक हमारी पहचान थी। जब वो उन लोगों के हाथ लगा जिनकी अपनी कोई तरतीब नहीं थी, उन्होंने उसको इतना बेतरतीब कर दिया कि वो दरियाओं को उन्होंने नहरें बना दिया और नहरें जहाँ जो दरिया से पानी लेकर लोगों को आबाद करती थी वो खुश्क हो गई। तो हमारी जो मनसूबाबंदी है जिसको आप ये कहें कि हमारी जो बेतरतीब आबादी है बढ़ रही है, हमारी कोई चीज़ अपनी तरतीब पे आगे नहीं जा रही है, प्लानिंग नहीं है, तो ये उन सब की वजूहात हैं। फिर लोगों के अपने इसमें मफादात हैं। किसी ने दरिया को कहाँ मोड़ लिया, किसी ने दरिया को कहाँ पे मोड़ लिया, किसी ने कहीं पे कोई पुल बना दिया, किसी ने कहीं पे कोई बैराज बना दिया। तो वो जो पानी के साथ इन्होंने जुल्म किया तो दरिया आज हमारा इस हालत में पहुंच गया कि सर्दियों में तो बेशक ना होने के बराबर है, लेकिन गर्मियों में जब कोई फ्लड सीज़न आता है तो वो पानी भी हमसे रहेगा चला जाता है समंदर में जी। दूसरी जो दरिया की एक खूबसूरती थी, इसके किनारे जो दरख्त होते थे, जो लोग उसमें से कल्चरली हर वीकेंड पे जाते थे या दरिया के पार एक जाते थे कश्तियों के ज़रिए, वो जब पानी ख़त्म हुआ तो सिर्फ पानी कम नहीं हुआ, वो जो एक ताल्लुक़ था दरिया के उस पार वो भी ख़त्म हो गया।
क्योंकि ना वो कश्ती उसमें चली, वो एक स्टीमर भी था इसमें, स्टीमर भी था एक जी यहाँ पे SS जालम के नाम से जी, वो भी यहाँ पे खड़े खड़े एक फ्लड है उसमें वो डूब गया उसके अंदर एक तूफान में। वो हिस्टोरिकल था, बहुत हिस्टोरिकल थी जी। ये एक वर्ल्ड वार में जो यूज़ हुआ था, एक इधर लॉन्च थी, वो भी एज ए डिस्पेंसरी यूज़ करते थे। फिर SS जालम को डी खान में ही उन्होंने छोड़ दिया था और ये काम करता था कि जो उस वक़्त ब्रिज नहीं होती थी तो ये दरिया खान और बखर के लोगों के साथ इनको मिलाते थे और फिर कोटला जाम पे एक रेलवे स्टेशन होता था जी, तो वहाँ से फिर लोग आगे ट्रैवल करते थे। उस काफ़ी हिस्टोरिकल था, जब ये दरिया बहता भी था तो वो भी उसमें चलता था, लेकिन जब बोट डूबा शायद उसको भी पता था कि अब मुझे भी डूब जाना चाहिए कि इसके बाद दरिया ने नहीं रहना, तो वो अपने टाइम पे सही डूब गया। अगर वो ना डूबता तो आज पता नहीं उसमें क्या हशर होता, उसके टुकड़े या उसको बेच देते, तो उसने कहा है उससे बेहतर है कि मुझे कोई बेचे तो मैं डूब ही जाऊँ। आपके साथ मुकालमा जारी रखेंगे। नाजरीन, हम वक्फे पर जा रहे हैं, अभी और बहुत सी गुफ्तगू हमने करनी है, कुछ कल्चर के और रंगों की बात करनी है, डेरा इस्माइल ख़ान और दामान के। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू मुकालमा रज़ी के साथ, और हबीब मोहाना साहब से मैं बात करूँगा। मोहाना साहब, कुछ कल्चर के रंग जिसमें कुछ नाम अब आप डिस्कस करें हमारे साथ, जो मौसीकी के नाम हैं, जो शायरी के नाम हैं, जो मुसव्वरी के नाम हैं, और सकाफ़त के कुछ रंग वहाँ के जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इस हवाले से कोई डेरा इस्माइल ख़ान और दामान का तज़किरा कीजिएगा। बिल्कुल, कल्चरली जो है और इस हवाले से दामान जो है बहुत रिच है। एक तो ये है कि हम सराइकी बेल्ट के साथ जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद दामान के डी खान के अपने रंग भी शामिल थे। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले जो मतलब जो लिबास था, औरतों का, मर्दों का, बच्चों का दुपट्टे, इन पर जो सीप और जो कढ़ाई होती थी, ये बड़ी खूबसूरत और इसमें एक अपना एक रंग था और लोग घरों में सीखते थे और करते थे। उसके बाद हमारे जो शादियों के जो रिवाज थे, उसमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती और उसमें इतने ज़्यादा फंक्शन होते थे
कि 7-7 दिन 10-10 दिन तक शादी चलती थी। आज हमारे यहाँ शादी जो है वो सिर्फ वलीमे तक आ रह गई है। अगर आप किसी को दावत देंगे शादी के लिए तो उसका मतलब होता है कि आपने 1 बजे 2 बजे खाने पर पहुंचना है। लेकिन हमारे यहाँ देहातों में आज भी इस तरह नहीं है। और जो मेरा बचपन था द्राबन में, और वो द्राबन जो थी बहुत रोमांटिक थी, आज भी वो रंग बचे हुए हैं। लेकिन जो द्राबन मैंने देखी है तो वहाँ पर शादी में इस तरह होता था कि अगर मर्द अपना जो दावत होती थी वो नाई के जरिए भेजते थे, और वो नाई जो होता था वो 15 दावतें देता था कि आपने खाने पर आना है, ढोल मतलब नाच के लिए भी आना है, निकाह पर आना है, जब दुल्हन को चढ़ाने के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी आपने आना है, हिम्मत मदद मतलब जो वो खाना बनाते हैं वो भी खुद बनाते हैं उसके लिए भी आना है। तो वह तेल मस्जिद के दरवाजे पर जाकर तेल लगाते थे तो उसके लिए भी आपने आना है। कपड़े पहनाने के लिए आपने आना है। वो जो दूल्हा होता था वो लोगों में खड़ा होकर कपड़े उसको पहनाए जाते थे। एक तरीका होता था पर्दा बनाकर वो उसको पगड़ी बांधते थे। घर के बड़े इज्तिमाइयत थी। अच्छा, औरतें जो थीं वो जब किसी को बुलाने के लिए दावत देने के लिए जाते थे तो वो पूरे 20 दावतें देते थे। ऐसा नहीं है कि आपने शादी पर आना है या खाने पर आना है, नहीं, आपने शादी पर आना है, आपने कुड़ी चढ़ाने के लिए भी आना है, आपने रात भी वहां पर गुजारनी है। सराय की जैसे एक टिकणी अब है। अच्छा, उसमें एक कुछ औरतों की जो रिवाजात थे वो ज्यादा थे और उसमें ज्यादा खूबसूरती थी। उसमें एक चीज थी हमारे यहाँ, शायद वो बाकी सराय की बेल्ट में ना हो, उसको हम कहते थे चन्नण तोरकावण या चन्नण वस्ती अब है। तो चन्नण इस तरह होता था कि वो पात्री जो होती है थाल, उसके अंदर कुछ खुशबुएं देसी और कुछ दूसरी मिला के पानी डालकर दुल्हन और दूल्हे के कपड़े ऐसे रखते थे और उन पर वो घर की जो बड़ी औरतें होती थी, दादी मासी माँ, वो तमाम एक एक औरत आती, उसमें हाथ डबोती पानी में, उस खुशबू वाले पानी में, और वो पानी छिड़कते थे दुल्हा और दुल्हन के कपड़ों पर। तो ये तमाम चीजें, बाटन और पांचा छुड़ावन, इतने हमारे यहाँ रिवाज थे। और वो रात को 10 मतलब 2-3 बजे तक वो गाते रहते थे। उसमें झुमरे होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो रंग आज बाकी हैं लेकिन वो खत्म हो रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। जो चीजें मैंने देखी हैं और वो मेरे सामने आंखों के सामने मर रही हैं, तो उसका मुझे दुख होता है। फ़हीम साहब, ये रंगों की बात कर रहे थे, कुछ रंगों का आपने जिक्र किया था कि यहाँ से कुछ फासले पर इतने बहुत से रंग 1 घंटे की मुसाफत में आते हैं। वो भी तो आपका ही इलाका था, और वहाँ क्या क्या थोड़ा सा हमें देखें जी, जैसे अभी मौलाना साहब बता रहे हैं, डी ए खान कल्चरली बहुत रिच है जी, बहुत सारी सकाफ़तें यहाँ पे आई। डी ए खान के जो कुछ आर्टिस्ट हैं रंगों के साथ जो प्ले करते हैं, हमारे एक अजब खान हैं, एक बी ए बातिश हैं जी, जो कि बर्न आर्ट के ऊपर और काफ़ी अवार्ड याफ्ता, और मतलब इतने खूबसूरत वो रंग भरते हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और दे आर फेमस, मतलब पूरे पाकिस्तान में, नेशनल इंटरनेशनली। डी ए खान की जो खूबसूरती है, एक साइड पे दरिया सिंध की हम बात करते हैं और दूसरी साइड पे हमारा जो रूट जाता है बलूचिस्तान की तरफ। जब आप उन पहाड़ों में कोस सुलेमान की तरफ आप रवा होता है, उधर आप एंटर होते हैं, तो उन पहाड़ों के जो रंग हैं वो अपनी मिसाल आप हैं जी। उनके पानी, वहाँ पे ऑलिव के जो ऑर्चिड हैं जैतून के, और उनके जो कलर्स हैं वो हर 10 किलोमीटर के बाद आपको एक दूसरा कलर नज़र आता है जी। जब आप वहाँ पे अंधेरे की तरफ जाते हैं, एक काफ़ी फेमस वो है हमारा कब्रिस्तान है, उनके अपने कलर है जी। बिलोट शरीफ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे काफिर कोट का एक एरिया जो कि वहाँ के रिमेन्स हैं वहाँ पे। इसी तरह रहमान डेहरी है जी वहाँ पे। चश्मा की तरफ आप जाएँ तो आपको एक और कलर नज़र आते हैं। आप शेख बदीन जो कि समझ लें कि डी खान का उसको एग्जांपल देते हैं कि मरी की टाइप है, मतलब इस हाथ ही एक 50-60 किलोमीटर के ऊपर एक जगह है जिसको अभी नेशनल पार्क भी बना दिया गया, उसके अपने कलर हैं। तो डी खान में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे कलर्स भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को कंपनसेट करता है कि जहाँ जितने उसको सख्त एरिया में पैदा करता है तो साथ साथ उसके लिए बहुत सारे रंग भी भर देता है। तो डी खान में आपको रेगिस्तान भी नज़र आएंगे, आपको दामान भी नज़र आएगा, आपको वहाँ पे दरियाएँ भी नज़र आएंगी, आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ लोग आपको नज़र आएंगे, मुख्तलिफ कल्चर्स नज़र आएंगे। जैसे हबीब साहब ने सराइकी कल्चर को आपको बताया, दामान का,
इसी तरह से थोड़ा सा 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जो हमारे पश्तून कल्चर है वो फिर अपनी मिसाल आप है जी, उसका अपना एक कल्चर है। जो हमारे कच्चे के लोग हैं उनका अपना एक कल्चर है जी। तो एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए 2-3 कल्चर्स आपको नज़र आते हैं एक ही 24 आवर्स में जी, कि आप अगर घूमें तो नज़र आते हैं। तो ये खूबसूरत। और फिर जो वहाँ के जो मैंने पेंटर्स की बात की, शायर जो हैं डी ए खान के, उनके अपने रंग हैं जी। अगर मखमूर कलंदरी साहब का अपना रंग है तो हबीब साहब का अपना एक कलर है जी, इनकी अपनी एक। और विद इन द उसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ में आपको मुख्तलिफ लिटरेरी पर्सन नज़र आएंगे, मुख्तलिफ पेंटर्स नज़र आएंगे। तो ये खूबसूरती है वहाँ की बहुत। वाइल्ड लाइफ को अगर आप देख लें, डी ए खान की जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी डी ए खान से ही गुजरते हैं। तो वो उनका एक रूट है, हिजरत करते हैं वहाँ से आते हैं। तो डी ए खान इज़ द वैली के जो होस्ट करती है इन सारे वाइल्ड लाइफ को भी। तो एक नेचुरल जो चीज़ आप कहीं पे देख सकते हैं तो वो आपको डी ए खान में नज़र आती है। देखो, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में मैं मखमूर कलंदरी साहब की जानिब आऊँगा और अब हम आपकी शायरी ही सुनेंगे। मैं एक मिनट सर, मैं हबीब मोहाने साहब दी गाल ही थोड़ा जिहा इजाफा करे सा, जिवें इन्हां आख्या कि बहुत सारे शिया डेर इस्माइल खान इचू खत्म थी ने वैन कल्चर उन्हां जी काम में सर ही काम है चित्रई दा। चित्रई मतलब इतना बारीक काम है कि जिवें सुई नहीं होंदी सर जी, सुई नाल तुस फूल बनावणे लकड़ी उंदे जी। और आज अच्छा ओ मतलब इथों दा डेरे दा उस्ताद है हिको, मतलब हूँ डेरे दे सिर्फ डेरे च बच गया हो ते हिको खानदान करेंदा तस्लीम फिरोज साहब दा, मतलब उन बंदे दा नाम वसीम साहब है। ते ऊ अपनी बच्ची को मतलब वो सिखाए। वो एक बहुत मुश्किल ते बहुत खूबसूरत काम है। अगर ऊ बंदे को कोई इंटरनेशनल या मतलब कोई प्लेटफार्म मिल वने तो वो बहुत ज्यादा वो मतलब ऐसा काम है जरा पूरी दुनिया की थी कोनी, सिर्फ डेरे च वो चित्रई दा काम। हुण तुहाडी शायरी ते प्रोग्राम खत्म करियो। मैं सर एक नाज़्म है कि आज भी खूह ते पूरे खूह ते आदम बू दा भाव फिरदा है। आज भी खूह ते पूरे खूह ते आदम बू दा भाव फिरदा है। खूह दी बेर दा आखिरी गालड़ खूह दी बेर को छोड़ गया है। दरियां दरियां खूह दियां परियां उड़ गईयां कोहकाफ दे पासे। खूह दी राखी खूह दे राखे कोई पता नहीं किनते गए हैं। क्या बात। रोह दो उड़ गई खूह दी माखी, रोह दे नींबू काबली नींबू खूह दे गल ते पारे देने। क्या बात है, क्या खूह बात। दे चार चधारू खखरी खूह दा नाग भी खूह दियां चिड़ियां खूह दी लाली खंबा सूधी निगल गया है। ताबे थी गया काने दे मेहरबानी से। और बई ही नाज़मी हवाले नाल के कोई रोह ते खखर मछरी है वो खखर काबली नींबुआ दी। क्या बात। कोई रोह ते खखर मछरी है वो खखर काबली नींबुआ दी। साड़ी वसू आण के डंगी है, साड़ी वसू आण के डंगी है। सारे छादी ही की कड़ी तू, सारे बाग दी लड़ी लड़ी तू, वल कई कई नींबू निकले हैं। क्या बात, क्या बात। सारे छादी ही की कड़ी तू, सारे बाग दी लड़ी लड़ी तू, वल कई कई नींबू निकले हैं। जंदा डांग इतना जहरीला है भोए रत्ती थई रोह नीला है। जंदा डांग इतना जहरीला है भोए रत्ती थई रोह नीला है। जं गौतम जी दी आत्मा ते वंज इतने जोर दे डांग मारे, वंज इतने जोर दे डांग मारे जंदे जहर कनु बुत गौतम दा वल भोरे भोरे थी गया है। जंदा हर भोरा लैलाम क्या बात है, क्या बात है। जंदा हर भोरा लैलाम थिया। कोई रोह ते खखर मछरी है वो खखर काबली नींबू। क्या बात है, क्या बात। पानी से और बस ही चलो इहदे हवाले नाल मतलब है कुछ यहीं जरे हम देख कि मेरे नैना को तस दर्शन दी। कोई तस से अंदर टुरदी है, कोई गोल है गोल हमेशा दी, कोई गोल है गोल हमेशा तू। कोई पक के वहम दे बुकल विच कोई वहम में सामने दिसदा पे। कोई पक के वहम दे बुकल विच कोई वहम में सामने दिसदा पे। कोई ख्वाब है ख्वाब विच हर शय है, कोई नींदरे ख्वाब तो खाली है। क्या बात है। ये जिंदगी मौत दे हवाले ना डू लेना कि ख्वाब है ख्वाब विच हर शय है, कोई नींदरे ख्वाब तो खाली है। कोई जाहिर आड़ विच बातिन दी कह रूप इजाब नजरदानी, हर रूप इजाब नजरदा है।
कोई है तो सही जरा दिसदा नहीं कोई है तो सही जै रंग भरे इन परां विच जै कीड़ा पाले पत्थर विच जै मुरली दे विच सुर पाते जै गुरु चेते गुर पाते जै सिप्पी दे विच दूर पाते कोई साधु दूर पुकारे वो कोई है तो सही जरा दिसदा नहीं कोई है तो सही क्यों तस नहीं विस्मी नैना दी ये वो तस है सर मतलब ये सारी मेरी मतलब जी शायरी उतरे थे अच्छा क्यों तस नहीं विस्मी नैना दी हुण इहदे अग्गू वाला जरी त्रे ओ पेरा मतलब सावण सावण है सावण दी त्रे मेरे पेरें को तस सफरे दी कोई रास्ता है मैं टुरना है कोई मंजिल है जरी है भी सही और मेरे फुटा फुटा तलियां ते एक फौज पूरी छालां दी हर छाले दे गांठ पानी है क्यों तस नहीं विस्मी पेरा क्या बात है क्या बात मेरे फुटा फुटा तलियां ते एक फौज पूरी छालां दी हर छाले दे गांठ पानी है क्यों तस नहीं विस्मी पैरां दी और सावण सावण ऐ सावण मेरे नैना को तस और मेरी दिलड़ी को तस मूंझें दी ये धक 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 क्या है पई कोई मूंझ मुसलसल टुरदी है ये धक 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 क्या है पई कोई मूंझ मुसलसल टुरदी है ये टोर दी डोर ते साह टुरदन ये साह तां होवण हिन मेरा क्यों तस नहीं मरदी होवण दी क्यों तस नहीं मरदी होवण दी और मेहरबानी से नाजरीन प्रोग्राम रज़ी के साथ मुकालमा आज के मुकालमे में हमारे साथ डेरा इस्माइल ख़ान से मेहमान मौजूद थे जिनमें फ़हीम इकबाल साहब थे हमारे साथ हबीब मोहाना साहब मखमूर कलंदरी साहब आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ पर आपसे आइंदा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ अपने मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़।